और हम उसका ट्रीटमेंट प्लान दवाइयों से करें, इसमें बहुत सारी समस्याएं पेशेंट के पास होती हैं। तो उस पर हम बात करें कि हम किस किस तरीके से कितने मॉडलिटीज के द्वारा कैंसर के पेशेंट को राहत दे सकते हैं। Ayurved Cancer Unit established in 2017 in Government Ashtang Ayurved College, and I will discuss about the facilities of a cancer patient. Just Ayurved herbal medicine, we are using the Ayurvedic medicine for cancer patient. ओजोन थेरेपी यूनिट, रिसेंटली हमने भी एक ओजोन थेरेपी यूनिट स्टार्ट की है, जिसमें प्रति माह लगभग 100 से 150 तक मरीज ओजोन थेरेपी का लाभ ले रहे हैं। वी विल डिस्कस लेटर। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस यूनिट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पूरे इंदौर शहर और मध्य प्रदेश के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, उसके लिए किस प्रकार अवेयरनेस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी तक लगभग 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसके लिए अवेयर किया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस गैलरी, एक गैलरी का निर्माण किया गया है, जिसमें एक महिला अपने आप को किस प्रकार ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। सिलिकॉन ब्रेस्ट मॉडल एग्जामिनेशन वी विल डिस्कस। कैंसर वुंड मैनेजमेंट यूनिट, कैंसर वुंड एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें कैंसर के वुंड्स को सही करना एक मेजर इशू है। वी विल डिस्कस अबाउट इट। कैंसर डाइट मैनेजमेंट प्लान वेरी इंपॉर्टेंट। योगा एंड मेडिटेशन फॉर कैंसर पेशेंट। कैंसर काउंसलिंग यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट, कैंसर के पेशेंट को किस तरह काउंसलिंग करना है, हाउ टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स ऑफ अ कैंसर पेशेंट। स्पिरिचुअल यूनिट आध्यात्मिक चिकित्सा इकाई। डी एडिक्शन यूनिट, सबसे ज्यादा जो कैंसर होते हैं वो एडिक्शन के कारण होते हैं, जिसमें शराब, बीड़ी, पान, तंबाकू, स्मोक और डिफरेंट टाइप के जो भी एडिक्शन है उनके बारे में बात करेंगे। हेल्पिंग डेस्क, एक पेशेंट जो आता है उसको किस तरीके से सरकारी सुविधाएं दी जाना चाहिए, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना, रेड क्रॉस योजना के माध्यम से उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे सोल्व किया जाए, उसके लिए एक हेल्पिंग डेस्क है। एनकरेजिंग विंग, कैंसर के पेशेंट को किस प्रकार एनकरेज किया जाए, किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाए, उसके काम के किस प्रकार बढ़ाया जाए, इसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। फॉलोअप टीम, एक बड़ी फॉलोअप टीम है जो कैंसर के पेशेंट को सही होने के बाद में या डिफरेंट टाइप के जो प्रोसीजर्स करते हैं उसके बाद में किस प्रकार उसको मैनेज करना है, इस बारे में भी बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कैंसर इज इवन ओल्डर देन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। फर्स्ट एविडेंस ऑफ ब्रेन ट्यूमर वाज फाउंड इन डायनासोर फ्रॉम टुडे 6.5 करोड़ ईयर टू 23 करोड़ ईयर। लगभग 23 करोड़ साल पहले भी जो डायनासोर के जीवाश्म मिलते हैं उनमें कुछ ट्यूमर इस प्रकार के पाए गए जिनमें कैंसर की संभावनाओं को बताया गया। फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन कैंसर वाज फाउंड इन ममीज। इजिप्ट देशों में, ममीज देशों में, जहाँ पर मरने के बाद में लोगों को रखा जाता है, तो वहां पर लगभग 3000 साल पहले देखा गया कि उसमें कुछ ट्यूमर्स पाए गए थे। फर्स्ट एविडेंस जो मानव में कैंसर का पाया गया, जबकि ऐसा नहीं है। लगभग आज से आयुर्वेद की संहिताएं इससे भी ज्यादा पुरानी है, उनमें कहीं बहुत जगह अर्बुद का वर्णन है। लॉर्ड बुद्धा ट्रीटेड कैंसर। Prince Ajatasattu Bimbisar son had a malignant tumor which Buddha cured before 563 BC। लगभग बात करते हैं हम कि लगभग 2600 साल पहले भगवान बुद्ध के द्वारा भी कैंसर के ट्रीटमेंट पर बहुत सारी प्रक्रियाएं की गई। Ancient Ayurveda classic did mention the clinical feature resembling cancer with title of Apchi, Gulm, Granthi and Arbud। The disease was even prevalent during the Vedic period। संहिताओं में यदि हम देखते हैं तो संहिताओं में बहुत जगह इसका कैंसर का वर्णन मिलता है अर्बुद के रूप में। इंडियन एपिक टेल द रामायण डिस्क्राइब ट्रीटमेंट विद आर्सेनिक पेस्ट टू थ्रोट ट्यूमर इन ग्रोथ। रामायण में ऐसा वर्णन मिलता है कि गले में जो कैंसर होते हैं, गले में जो गांठ होती है, उसमें आर्सेनिक का प्रयोग किया गया। लेकिन जब देखते हैं कि यदि आर्सेनिक इज नोन एज ए ह्यूमन कार्सिनोजन, यदि आर्सेनिक को लगातार लिया जाए और भारी तत्व के रूप में आर्सेनिक कैंसर का कारण बन सकता है, लेकिन आयुर्वेद में आर्सेनिक से बनी अनेक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। स्पेशली ए स्पेसिफिक कंपाउंड आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड इज आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन टू ट्रीट certain type of cancer, particularly acute promyelocytic leukemia। मतलब डिफरेंट टाइप के जो कैंसर्स को आयुर्वेदिक दवाई को द्वारा ठीक किया जाता है, इस रामायण में वर्णन है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी स्टेज में कि हम कैंसर को कहां से सही कर सकते हैं। यदि हम कैंसर की बात करें तो किचन की बात करते हैं। पहला किचन जो होता है हमारा हॉस्पिटल होता है, हमारी माताएं बहनों के द्वारा हमें लगातार दवाइयां दी जाती रही आज तक, तो हम उन्हें अपना पहला डॉक्टर मानते हैं। यदि कैंसर की बात करें तो तुलसी की यदि बात करते हैं, सिंपल सी जो हर घर में तुलसी पाई जाती है, तुलसी में एक अनेक प्रकार के ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर को दूर करते हैं। जैसे मैं बात करूं अर्सोलिक एसिड, इसमें एक अर्सोलिक एसिड पाया जाता है तुलसी में। अर्सोलिक एसिड इनहिबिट द रेप्लिकेशन ऑफ एब्नॉर्मल डीएनए ड्यूरिंग रेडिएशन थेरेपी।
मतलब रेडिएशन करने के दौरान में तुलसी का प्रयोग हमेशा हम करते रहे हैं। और ये तुलसी की यदि बात करें तो तुलसी ब्रेस्ट कैंसर में, मुंह के कैंसर में बहुत अधिक उपयोगी है। यदि मुंह के कैंसर के पेशेंट को, जिसमें जिसमें कैंसर, टंग का कैंसर भी कह सकते हैं, गम्स का कैंसर भी कह सकते हैं, इनमें यदि तुलसी को चबा चबा के लिया जाता है तो ये कैंसर की ब्लड सप्लाई को कम कर सकती है। तो इस तरह तुलसी को लगभग 5000 साल पहले से हम प्रयोग में लाते रहे हैं। और अब ये देखते हैं कि मंदिरों में जो बड़े बड़े कड़ाव होते हैं उनमें बहुत सारी तुलसी तोड़कर डाली जाती है और लोग चरणामृत के रूप में तुलसी का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा है कि यदि तुलसी का प्रयोग लगातार कोई व्यक्ति करता है तो कैंसर होने की संभावना खत्म हो जाती है। पबमेड में 2006 में एक स्टडी पब्लिश हुई, इन विवो स्टडी है, जिसमें जो चूहों को लगातार आयोडीन 131 दिया गया जो कैंसर का कारण है, और लगातार उनको तुलसी का प्रयोग भी करवाया गया, तो वहां पे किसी भी प्रकार के कैंसर की कोई वृद्धि नहीं हुई। तो हम देख रहे हैं कि कैंसर में तुलसी का कितना अच्छा प्रयोग है। हम आगे इसकी संप्राप्ति भी देखेंगे कि तुलसी कैंसर को खत्म करने वाली जितनी भी दवाइयां हैं उनमें कफ की संप्राप्ति का विघटन होता है, क्योंकि कैंसर का जो मुख्य कारण है वो कफ है। आगे हम इसकी संप्राप्ति के बारे में बात करेंगे। अर्बुद की संप्राप्ति, सुश्रुत निदान स्थान में इसकी फैंटास्टिक संप्राप्ति बताई गई है। गात्र प्रदेश से क्वचितो दोषा समूर्चित मांसम अभिवृद्धि। दोषा का तात्पर्य यहाँ से तात्पर्य है वात पित्त कफ तीनों दोषों का। जब भी हम कैंसर के पेशेंट देखते हैं तो उनमें इस तरह पेन है, ब्लीडिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, और वहां पर जो गांठ बनती है कफ के कारण, तो सारे दोष इन्वॉल्व होकर के मांस को दूषित करते हैं। क्योंकि उस समय आचार्य के समय किसी प्रकार के सीटी स्कैन है, एमआरआई है, इन सब की उपलब्धता नहीं थी, इसलिए आचार्य को आइडिया तो था कि इंटरनल कैंसर भी पाए जाते हैं, किंतु लेकिन आचार्य ने जो डिफरेंट टाइप के सार्कोमा है, कॉन्ट्रोसार्कोमा है, ओस्टोसार्कोमा है, इनको देखा तो उन्होंने आइडिया लगाया कि सारे दोष जितने भी हैं वो मांस को प्रदूषित करते हैं और कैंसर का कारण बनते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 सिम्टम्स ऑफ कैंसर: वृत्तम, स्थिरम, मंद्रुजम, मांतम, अनल्पमूलम, चिरवृद्धा एवं अपाकम। दीज आर द वंडरफुल साइन एंड सिम्टम। जब भी हमारे पास कैंसर के पेशेंट आते हैं तो हम उनमें देखते हैं कि इस प्रकार के जो कैंसर है उनमें 7 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। वृत्तम, जब हम कैंसर की जो गांठ को देखते हैं, दिस इज नॉट ए रेगुलर टाइप ऑफ नोड, गोल टाइप की होती है, ओवल टाइप की होती है। स्थिरम, इट इज नॉट मूवेबल, स्थिर होती है। यदि आप कैंसर की गांठ को कभी पेशेंट को चेक करेंगे तो एक हार्ड टाइप की होती है और स्थिर होती है, नॉट मूवेबल। मंद्रुजम एरुजम, जिसमें पीड़ा नहीं होती है या पीड़ा मंद होती है। जब भी हमारे पास कोई ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट आती हैं, हम उनको चेक करते हैं तो ब्रेस्ट में कोई नोड पाई जाती है, तो ये यदि पेशेंट को यदि दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस है, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि यदि ये सारे कारण हो सकते हैं इन्फ्लेमेशन कारण। यदि लेकिन कोई महिला ये कहती है कि मेरे को ब्रेस्ट में कोई गांठ है और गांठ के बाद में वो गांठ बिल्कुल भी दर्द नहीं करती है, दिस इज द अलार्मिंग पॉइंट। यदि कोई महिला इस तरह कहती है कि मेरे ब्रेस्ट में गांठ है और उस गांठ में किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है, यू हैव टू गो फॉर मेमोग्राफी, आपको एक मेमोग्राफी के लिए जाना पड़ेगा। ये एक अलार्मिंग पॉइंट है। किंतु यदि महिला बोलती है कि मुझे दर्द भी होता है, सूजन भी आ रही, रेडनेस भी आती, यू कैन यूज द एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन टू ट्रीट द सिम्टम्स। महानतम आकार, महानतम का तात्पर्य है आकार। इसकी बीमारी में जैसे हमारे आचार्यों ने बताया कि कौन सी बीमारियां जो होती हैं जो कष्ट साध्य होती हैं, तो ये महानतम का तात्पर्य ये है कि डिफिकल्ट टू ट्रीट। कैंसर जैसे हम देख रहे हैं कि आज समय में लगभग पूरे विश्व में लगभग 3 करोड़ 80 लाख लोगों की मृत्यु होती है असंक्रामक बीमारियों से। उसमें लगभग 80 लाख जो बीमारियां होती हैं और जो मृत्यु होती है वो कैंसर के कारण है। तो हम देख रहे हैं कि लगातार बहुत सारे ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी, जीन थेरेपी, सारी चीजें यूज करने के बाद भी बहुत सारे अच्छे रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ रहा है। अनल्प मूलम, जिसका मूल अल्प नहीं हो, दिस इज इंडिकेटिंग टू मेटास्टेसिस। ये मेटास्टेसिस की तरफ बढ़ रहे हैं हम कि ये बीमारी स्तनिक नहीं है, एक स्थान पर नहीं है, ये बीमारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलने का पोटेंशियल रखती है, पोटेंशियल टू इन्वेड। चिरवृद्धा अपाकम, चिरवृद्धा क्रोनिक डिजीज है। अभी मैं कम से कम बहुत सारे पेशेंट्स को देख रहा हूँ, आई और लगभग 10 से 15 पेशेंट को, पल्मोनरी कार्सिनोमा के पेशेंट ऐसे हैं जिनको 4th स्टेज में ही डायग्नोसिस हुआ। तो ये बीमारी क्या होता है, इंटरनल कार्सिनोमा जितने भी हम कहते हैं, गाल ब्लैडर कार्सिनोमा, हेपेटिक कार्सिनोमा, पल्मोनरी कार्सिनोमा, इंटेस्टिनल कार्सिनोमा, इनके सबके जो हमारे पास डायग्नोसिस आते हैं वो अर्ली स्टेज में नहीं आते क्योंकि पेशेंट को पता ही नहीं पड़ता। इसलिए आचार्य ने कहा कि चिरवृद्धा, क्रोनिसिटी ऑफ द डिजीज। अपाकम, जब भी आप कैंसर के बोन्स को देखेंगे तो मोस्टली कैंसर के बोन्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, स्टोन टाइप के होते हैं,
अश्मवत, लेकिन इसमें से कोई ज्यादा पस निकलने की संभावना नहीं होती है, तो इसलिए आचार्यों ने कहा कि अपकम, इसमें पाक नहीं होता है। तो मैं सरप्राइज हूँ कि आचार्यों ने लगभग 2500 साल पहले भी इस तरह के सिम्टम्स अर्बुद में बताए हैं, जो आज के मरीजों में हमें पूरे दिखाई देते हैं। कुर्वंती मांसोपचयम तु शोभम तद अर्बुदम शास्त्रविदो वदन्ति। और आचार्य ने इसको क्लासिफाइड किया, क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप्स ऑफ कार्सिनोमा, वातेन, पित्तेन, कफेन, रक्तेन, मांसेन च मेत्सा। आगे हम इसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे। संप्राप्ति, जब भी हम कोई कफवर्धक आहार का सेवन करते हैं तो शरीर में कफ का संचय होता है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। कफ का संचय होने पे क्या होता है कि कफ दूसरे दोषों के साथ मिलकर के, तीनों दोषों के साथ मिलकर के मंदाग्नि उत्पन्न कर सकता है। मंदाग्नि का तात्पर्य यही है, कैंसर में हम देखते हैं कि एक सेल में म्यूटेशन होता है। मंदाग्नि का तात्पर्य यही है कि किसी भी सेल में उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, तो अल्टीमेटली उसका डिवीजन होने की जो प्रक्रिया है, उसकी जो माइटोसिस है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, वो अनकंट्रोल हो जाती है। और ये अनकंट्रोल जो डिवाइस होती है, ये धीरे धीरे सेल्स इकट्ठे होते जाते हैं, इकट्ठे होने के बाद में ये एक ट्यूमर का आकार ले लेते हैं। तो हम आयुर्वेद में भी मानते हैं, सर्वे रोगा मंदे में शारीरिक रोग मंदाग्नि के कारण होते हैं, पर्टिकुलर सेल की मंदाग्नि के कारण। और ये जो आम फार्मोशन होता है, आम बनता है, ये स्रोतोदुष्टि करता है, स्रोतोदुष्टि करके स्रोतोरोध उत्पन्न होता है और विमारगमन की स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ पर हम एक उदाहरण के तौर पर एक कैंसर के बारे में बात करना चाहूंगा। जस्ट यदि हम गाल ब्लैडर कार्सिनोमा के बारे में बात करते हैं, यदि हम गाल ब्लैडर कार्सिनोमा के बारे में बात करते हैं, तो यदि गाल ब्लैडर में कोई कार्सिनोमा होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि कफ संचय करके वहां की जो बाइल डक्ट होते हैं उसमें कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, दैट इज द कफ संचय। कफ संचय होने के कारण वहां पे जो बाइल बन रहा है उसका विमारगमन शुरू हो जाता है, विमारगमन शुरू होने से वो एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होकर के बॉडी में जाता है। इसलिए हम जब भी देखते हैं कि हेपेटिक कार्सिनोमा, गाल ब्लैडर कार्सिनोमा के जब लक्षण हमारे सामने आते हैं तो वो कुछ जॉन्डिस टाइप के आते हैं, कि पेशेंट को पीलापन दिखाई देता है, पेशाब में रुकावट आना, पेशाब का पीलापन होना। और अल्टीमेटली एक प्रोसीजर होता है ईआरसीपी, जिसमें हम एक स्टेंट डालते हैं बाइल डक्ट में, तो वहां पे जो स्रोतोशोधन हो जाना, वहां की जो डक्ट होती है वो क्लियर हो जाती है, बाइल निकल के इंटेस्टाइन में आने लग जाता है, तो इस तरीके से धीरे धीरे जॉन्डिस के लक्षणों में कमी आने लग जाती है। तो इस तरह के पूरी संप्राप्ति को हम एक कार्सिनोमा समझ सकते हैं, और ऐसी संप्राप्ति सभी प्रकार के कार्सिनोमा में पाई जाती है। और धीरे धीरे जिस प्रकार ये बॉइल एब्जॉर्ब होता है, बॉडी में जाता है, पुरु के रूप में लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, और अल्टीमेटली वहां पर जो नोड बनती है कफ संचय के कारण, उसे हम रूप के द्वारा लक्षण के रूप में देखते हैं। और यदि डेफिनेटली हम ऐसा देखते हैं, गाल ब्लैडर के 90% कैल्शियम के जो पेशेंट होते हैं उनमें हेपेटिक मेटास्टेसिस भी होता है, तो ये इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले कैंसर के रूप में देख सकते हैं। मांस अर्बुद के बारे में बात करते हैं। मुष्टि प्रहार से मुष्टि प्रहार अभी अर्दित अंगे मांस पुदुष्टि प्रकोति सो। यह आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एक ओस्टियोसार्कोमा के पेशेंट है। और यहाँ पर एक मैं आपसे केस भी डिस्कस करना चाहूंगा। पहला चूंकि आचार्य ने लक्षण बताया हुआ है मुष्टि प्रहार, मतलब यदि कहीं पे हमें ट्रोमेटिक इंजरी होती है। एक मेरे पास एक पेशेंट थी, लगभग 15 साल की पेशेंट थी, वो यहाँ पे इंदौर में, लगभग 2 बहनें थी, तो वो दोनों आपस में कुछ लड़ रही थी। तो एक बड़ी वाली जो बहन है उसको वहां पर अपर आर्म में चोट लगी। चोट लगने के बाद में लगभग 3-4 दिन तक उसको स्वेलिंग भी रही, पेन भी रहा, कुछ मेडिसिन ली, बट पेशेंट डिड नॉट गेट रिलीफ। अल्टीमेटली एक एक्सरे करा गया एंड देयर इज ए ग्रोथ ऑफ बोन की ग्रोथ पाई। सीटी स्कैन एमआरआई कराने के बाद में एक बायोप्सी भी की गई, ऑस्टियोजेनिक बायोप्सी, तो वहां पर देखा पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोजेनिक कार्सिनोमा, ऑस्टियोकार्सिनोमा। एंड अल्टीमेटली पेशेंट वेंट टू टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई एंड शी वाज ऑपरेटेड, फॉलोड बाय 6 साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी। पेशेंट कंप्लीट क्योर हो गई थी। पेशेंट आई, इस दौरान कीमोथेरेपी के जितने भी कॉम्प्लिकेशन आने लगे उसके लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन लेती रही, हमारे पास उसका इलाज चलता रहा। और पेशेंट को लास्ट पेट स्कैन कराने के लिए कि बीमारी पूरी तरह सही हो गई है, पेशेंट को एक बार टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में बुलाया गया और वहां पर जाकर देखा कि मेटास्टेटिक टू लंग्स, बीमारी लंग्स में चली गई। एंड पेशेंट को दोबारा एडवाइस दी गई कि आपको दोबारा कीमोथेरेपी स्टार्ट की जाएगी, और उसको दोबारा कीमोथेरेपी स्टार्ट की। अल्टीमेटली 3 साइकिल कीमोथेरेपी के 3 साइकिल दिए गए और पेशेंट वाज डाइड। पेशेंट की मृत्यु हो गई, 15 साल की बच्ची की। तो लेकिन मृत्यु किससे हुई? ऑस्टियोजेनिक कार्सिनोमा, ऑस्टियोसार्कोमा से।
तो कहने का मतलब ये है कि आचार्य ने जो पहला लक्षण बताया था कि मुष्टि प्रहार, इसका मतलब ट्रोमेटिक इंजरी यदि किसी टिश्यू को लगती है तो वहां के टिश्यू जो होते हैं उनमें कोई ना कोई जेनेटिक डिमोस्ट्रेशन हो सकता है, जेनेटिक डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से कैंसर का कारण बन सकता है। कैंसर कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज। कैंसर में बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम देखते हैं जब कैंसर का पेशेंट आता है तो उसको दूसरी समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ विद पोटेंशियल टू इन्वेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पोटेंशियल टू इन्वेड, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली बीमारी है। इट इज वेरी डेंजरस। हम कैंसर को खतरनाक क्यों मानते हैं? इसीलिए क्योंकि ये बीमारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। टाइप ऑफ कैंसर, the main type of cancer are broadly classified into 4 categories in modern science. Carcinoma, carcinoma originated in epithelial cells like skin or the lining of the organ, सबसे ज्यादा पाई जाने वाला कार्सिनोमा ही होता है। सार्कोमा, सार्कोमा arise from bone, cartilage और muscles. Osteosarcoma, chondrosarcoma. Leukemia, leukemia is a cancer of blood cells originated from bone marrow. Lymphoma और myeloma, lymphoma and myeloma start in the cell of immune system. हमारे जो इम्यूनो सेल है उनके द्वारा जो कार्सिनोमा होगा, तो ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स इन मॉडर्न साइंस। इन आयुर्वेदा, आचार्य सुश्रुत डिस्क्राइब 6 टाइप ऑफ अर्बुद: वातज, पित्तज, कफज, मांस, मेदोज एंड रक्तज। इसको दो मतलब आगे चल करके हम क्लासिफाइड कर सकते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल कार्सिनोमा। एक्सटर्नल कार्सिनोमा आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एपिथेलियम, जो स्किन के बाहर पाई जाने में, जो एपिथेलियम के द्वारा है, स्किन के द्वारा है। और इंटरनल कार्सिनोमा को भी हम डिवाइड कर सकते हैं मांसज, मेदोज और रक्तज अर्बुद में। धातु का डिवीजन, धातुओं के द्वारा कौन कौन से कैंसर में कौन कौन सी धातु इन्वॉल्व होती है, कौन कौन से दोष इन्वॉल्व होते हैं और उनसे किस तरह के कार्सिनोमा डेवलप होते हैं, और उसी के आधार पर चिकित्सा की जाती है कि किस धातु के अंतर कैंसर इन्वॉल्व है। यदि हम रस धातु की बात करें तो लिम्फ और प्लाज्मा, रक्त में ब्लड, मांस मस्कुलर टिश्यू इन्वॉल्व, मेद एडिपोज टिश्यू इन्वॉल्व, अस्थि बोन एंड ऑस्टियोसाइट सेल इन्वॉल्व, मज्जा धातु बोन मैरो इन्वॉल्व, शुक्र धातु में जस्ट वी कैन टॉक अबाउट द टेस्टिस कार्सिनोमा, सर्टोली सेल कार्सिनोमा, जर्म सेल कार्सिनोमा। स्टेजिंग ऑफ कैंसर, what are the importance of staging of cancer to know the prognosis? यदि हम देखते हैं कि यदि डिजीज 3rd और 4th स्टेज में चली गई तो एक कष्ट साध्य टाइप की हो जाती है, डिफिकल्ट टू ट्रीट हो जाती है। टू प्लान द ट्रीटमेंट, किस तरह के कार्सिनोमा में हम आगे कौन सी थेरेपी का यूज करते हैं, एडवांस थेरेपी यूज करना है, इम्यूनोथेरेपी यूज करना है, तो इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट प्लान का आइडिया लगाया जा सकता है। हेल्प्स टू नो द रिस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट। यदि 3rd स्टेज में 4th स्टेज में कोई कार्सिनोमा, एडवांस कार्सिनोमा है, मेटास्टेसिस हो चुका है, मेटास्टेटिक टू बोन हो चुका है, तो उसमें रेस्पॉन्स मेडिसिन का कितना आएगा, इसके लिए भी इसकी स्टेज को जानने की आवश्यकता होती है। कम्युनिकेशन बिटवीन द डॉक्टर्स एंड पेशेंट, कम्युनिकेशन बिटवीन द 2 डॉक्टर्स, 2 पैथी डॉक्टर्स, जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी और डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपी। नीड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, किस स्टेज में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, किस ट्रीटमेंट में एक कंबाइंड थेरेपी की आवश्यकता है, इस तरह के इसको जानने के लिए भी स्टेजिंग ऑफ कैंसर को जानने की आवश्यकता है। मेटास्टेसिस, आचार्य सुश्रुत ने बताया कि अध्यर्बुद एंड दूरर्बुद, यद जायते अन्यत खलु पूर्व जाते गेयम तद अध्यर्बुदम। एक स्थान पर अर्बुद होता है, अर्बुद की गांठ होती है, और उसी स्थान पर हम देखते हैं कई बार कीमोथेरेपी के बाद में उसी स्थान पर दोबारा कैंसर हो जाता है और उसी स्थान पर दोबारा कोई ना कोई नोड बन जाती है। तो ये एक अर्बुद है, इसे आचार्य ने डिफिकल्ट टू ट्रीट, असाध्य की श्रेणी में डाल दिया गया। और एक स्थान पर अर्बुद होने के पश्चात मेटास्टेसिस होने के बाद में दूसरे स्थान पर भी हो सकता है। मोस्टली हम देखते हैं बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास में जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैंसर फैल जाता है, दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो आचार्य ने भी उसको असाध्य की श्रेणी में बताया है। और अल्टीमेटली हम देखते भी हैं कैंसर में यदि मेटास्टेसिस हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उस कैंसर को ट्रीट करना। दीज आर द पेशेंट, ऑल आर माई पेशेंट। आयुर्वेदा ट्रीटमेंट इन कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ लम्प, नोड एंड ट्यूमर, ट्रीटमेंट ऑफ द पेन, swelling and redness, wound management. Cancer wound management is a big problem. अनागत बाधा प्रतिषेध to stop metastasis. If metastasis, treat generalized symptoms. यदि मेटास्टेसिस हो गया है, कैंसर एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिफरेंट टाइप के स्रोतस में चला गया है, तो वहां के जो भी लोकल सिम्टम्स है उनको ट्रीट करना।
इम्यूनोमोड्यूलेटर, रसायन थेरेपी, रक्त शोधक एंड रक्तवर्धक। मोस्टली पेशेंट को हम देखते हैं कि चूंकि सारे जितने भी कैंसर होते हैं इनमें ब्लड इन्वॉल्व होता है, ब्लड की कमी आना, दूषित रक्त होना, तो उनमें सब इस तरह की मेडिसिन चलाई जाती है। सत्वय चिकित्सा, नो डाउट। ग्रुप डिस्कशन अमंग सेम टाइप ऑफ कैंसर पेशेंट। हमारे पास ऐसी सुविधा भी उपलब्ध है कि जो सेम टाइप के कैंसर पेशेंट होता है, जिसे हेपेटिक कार्सिनोमा के 4 पेशेंट है, उनमें कोई पेशेंट क्योर हो चुका है, तो हम चारों पेशेंट को बिठाते हैं, चारों पेशेंट की मीटिंग कराते हैं कि उनको क्या खाने से लाभ मिला और उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है। तो इस तरीके से एक अच्छे परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। ऑक्सीजन इंड्यूस थेरेपी, ओजोन थेरेपी, आहार चिकित्सा, नो डाउट। आयुर्वेद में तो बताया गया है कि आहार में औषधम, यदि व्यक्ति आहार का प्रयोग सही तरीके से करता है तो डेफिनेटली उसको फायदा मिलता है। एनकरेजमेंट ट्रीटमेंट, प्रोत्साहन चिकित्सा। टुडे वी डिस्कस अबाउट टू थीम ऑफ कैंसर, अवेयरनेस एंड पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण मातृ से विकार प्रशमनम से। आयुर्वेद ही है जो सोचता है कि लोग बीमार ना पड़े, इसके लिए अवेयरनेस की आवश्यकता है, स्पेशली कैंसर जैसी डिजीज में। वी कैन नॉट वेट कि कैंसर होगा तब उसका इलाज करेंगे। हमें जागरूकता फैलानी है, लोगों के बीच में जाना है कि किस तरीके से कैंसर को नहीं होने दें। रेशो ऑफ डॉक्टर पेशेंट इन अमेरिका 1 oncologist for 100 patient, और in India 1 oncologist for about 2000 patient. It is a big scope for cancer patient in India. हमारे पास एक बहुत बड़ा स्कोप है कैंसर पेशेंट के लिए, कैंसर पेशेंट की सेवा करने के लिए। अभी हमारे पास जो समिट हुई थी, ग्लोबल समिट हुई थी इंदौर में, तो वहां पे बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि भी आए थे। तो मॉरिशस और सिंगापुर के लोगों ने, वहां के जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उनसे हमारा एक एमओयू भी साइन हुआ। और लगभग अभी कम से कम 15 से 20 पेशेंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन विदेशों से माध्यम से हमसे जुड़ते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, आयुर्वेद लाइफ स्टाइल के बारे में जानते हैं। तो इस तरीके से क्योंकि नेशनल एमओयूज काफी सारे हैं हमारे पास में, लेकिन इंटरनेशनल एमओयूज के माध्यम से भी हम किसी कैंसर के पेशेंट की सहायता कर सकते हैं। Ayurveda is a complete science of life. Ayurveda takes whole man physically as well as mentally, spiritually and socially. आयुर्वेद में सारी चिकित्साओं का वर्णन है। कैंसर का पेशेंट आता है तो उसके लिए केवल मेडिसिनल ट्रीटमेंट पर्याप्त नहीं है, उसकी सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, आध्यात्मिकता के रूप में वो सोचता है कि मुझे क्यों कैंसर हुआ है, वाई एम आई, मैंने सिगरेट बीड़ी पान मसाला कुछ भी नहीं खाया तो मुझे क्यों कैंसर हुआ। तो इन सारी चीजों के बारे में आयुर्वेद का जो पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष है, दार्शनिक पक्ष है, इसलिए हम कहते हैं कि आयुर्वेद एक पूरा एक ट्रीटमेंट है। It is not only a medicinal treatment. To maintain the health of a healthy person, to provide the best treatment for a patient. This is cancer unit in our college, established in 2017. And this is the letter from Ayush Department, Madhya Pradesh, to start the cancer unit therapy. आप देख रहे हैं कैंसर के पेशेंट की संख्या लगातार 2020 में हमने लगभग 73 पेशेंट देखे, 73, जिसमें से मेल 42 एंड फीमेल 31, और कैंसर के मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और टिल अगस्त 25 वी हैव ऑलरेडी सीन 632 कैंसर पेशेंट। तो कैंसर के पेशेंट का बढ़ना एक संतोषजनक काम नहीं है। हम चाहते हैं कि कैंसर के मरीजों की संख्या 0 हो जाए, हमारे पास कैंसर के मरीज नहीं आए, कैंसर का समूल नाश हो। कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ना एक अलार्मिंग साइन है और इसके लिए हमें काफी काम करने की आवश्यकता है। कैंसर पेशेंट आर कमिंग ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश से हमारे पास है, सभी राजस्थान, महाराष्ट्र, इवन अरुणाचल और बंगाल, कोलकाता से भी हमारे पास पेशेंट है। और डिफरेंट टाइप के पेशेंट है जो ऑनलाइन माध्यम से ये अस्पताल में आकर के हमारे से इलाज कर रहे हैं, क्योंकि कैंसर के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है और आयुर्वेद के द्वारा उनको लगातार कुछ लाभ मिल रहे हैं। These are the data from मीडिया। कैंसर के मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है। कैंसर के मरीजों में कैंसर मार्कर की हम बात करेंगे कि कैंसर मार्कर जो एक्चुअली कैंसर सेल जो होती हैं, डिफरेंट टाइप की कैंसर सेल होती हैं, वो एक फ्लूइड बॉडी में डालती हैं। उसके आधार पर हम देखते हैं कि कैंसर मार्कर की डिफरेंट क्या है। और विभिन्न प्रकार के जो कैंसर होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के कैंसर मार्कर होते हैं। आप देखिएगा, थोड़ा हम बात करेंगे इस बारे में। पीएसए फॉर प्रोस्टेट कैंसर, CA-125 फॉर ओवेरियन कैंसर, CEA कार्सिनो एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन फॉर कोलोरेक्टल कैंसर,
अल्फा फीटोप्रोटीन फॉर हेपेटिक कार्सिनोमा, जर्म सेल कार्सिनोमा, CA 19.9 फॉर कोलोरेक्टल, पैंक्रियाटिक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कार्सिनोमा, SCG फॉर टेस्टिकुलर कार्सिनोमा, कॉन्ड्रोकार्सिनोमा, CA 15.3 फॉर ब्रेस्ट कैंसर। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए सामान्य कैंसर का पेशेंट जब ट्रीट हो जाता है तो उसके बाद में हर 3 महीने में हम एसेस करते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड के आधार पर हम पता लगाते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कैंसर मार्कर की जो लिमिट है वो 0 to 4 है CA 15.3 में। तो हम लगातार 3 महीने में कैंसर का पेशेंट जो होता है, ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट होती है, उसके कैंसर को असेस करते रहते हैं कि कहीं उसमें CA 15.3 की मात्रा तो नहीं बढ़ गई है। तो इस प्रकार डिफरेंट टाइप के कैंसर ट्यूमर हैं, कैंसर मार्कर हैं, जिनके द्वारा, क्योंकि बार बार CT स्कैन MRI करना पॉसिबल नहीं है, इट इज वेरी डेंजरस टू कैंसर पेशेंट। तो कैंसर मार्कर के द्वारा आइडिया लगाया जा सकता है कि कैंसर के पेशेंट में कैंसर स्टेबल है, बड़ा नहीं है। अदर इन्वेस्टिगेशंस आर CT स्कैन, MRI, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड्स, कैंसर एंड आयुर्वेदिक मैनेजमेंट। अदर ट्रीटमेंट इन कैंसर, इम्यूनोथेरेपी, जीन थेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी। इम्यूनोथेरेपी का एक्चुअली डायरेक्ट कैंसर में कोई रोल नहीं है। इम्यूनोथेरेपी इज नॉट डायरेक्ट किलिंग द कैंसर सेल, इट इंक्रीज T4 लिम्फोसाइट, मतलब ये इम्यूनिटी को बढ़ा रही है बॉडी में। जैसे हम आयुर्वेदिक मेडिसिन को द्वारा बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाकर कैंसर सेल को खत्म करते हैं, जस्ट इम्यूनोथेरेपी इज वर्किंग। जीन थेरेपी, टारगेट थेरेपी में जो कैंसर सेल हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको लेकर के एक स्पेसिफिक टाइप की कीमोथेरेपी कौन सी काम करने वाली है, उसमें हम टारगेट थेरेपी का यूज करते हैं। रिसेंट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जीन थेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी। इन 2017 एक CAR T सेल थेरेपी है, CAR, T सेल नहीं, CAR, CAR T सेल थेरेपी है ये। इसमें एक्चुअली क्या है कि बॉडी में जो कैंसर सेल है उनको बाहर निकालते हैं, इम्यूनो सेल को बाहर निकालते हैं, और इम्यूनो सेल को समझाना, इम्यूनोसाइट को समझाना कि कैंसर सेल को किस तरीके से मारना है, और उनको दोबारा बॉडी में इन्वेट कर देते हैं। ये काफी महंगा ट्रीटमेंट है और पूरे भारत में कुछ ही जगहों पर अवेलेबल है। लेकिन रिसेंट यदि एडवांस ट्रीटमेंट की यदि बात करें हम, तो अभी मार्केट में CAR T सेल थेरेपी जो कैंसर के लिए सबसे एडवांस ट्रीटमेंट है। हार्मोनल थेरेपी, जिन कैंसर में हार्मोन के द्वारा प्रभावित होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, टेस्टिकुलर कार्सिनोमा, जो टेस्टिस कार्सिनोमा है, एक्चुअली इसमें हम क्या करते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर में जो सेल है, जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर है ER पॉजिटिव है, प्रोस्टेजन रिसेप्टर PR पॉजिटिव है, HER2 पॉजिटिव है, तो एक्चुअली जो ब्रेस्ट कैंसर में जो सेल्स है उनको यदि पोषण हार्मोन के द्वारा मिल रहा है तो हम उन हार्मोन को कहीं ना कहीं ब्लॉक किया जा सकता है, हार्मोन को बंद किया जा सकता है, या हार्मोन की सप्लाई जो होती है, एक्चुअली हार्मोन जो है वो कैंसर सेल को पोषण दे रहे हैं। तो यदि हम हार्मोन सेल की जो चेन है उसको तोड़ दिया जाए तो कैंसर सेल को खत्म किया जा सकता है। तो वहां पर हम हार्मोनल थेरेपी का प्रयोग करते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर में जहां पर हार्मोन सेंसिटिविटी है, टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में, टेस्टिस के कार्सिनोमा में और प्रोस्टेट के कार्सिनोमा में हार्मोन थेरेपी के अच्छे रिजल्ट है। और ये लगभग 5 से 10 साल तक एक हार्मोन थेरेपी चलती रहती है। कई बार सर्जरी के पहले भी इसको प्रयोग में ले सकते हैं। ये हार्मोनल थेरेपी कैंसर के ट्यूमर को कम करने में भी काम में आती है कई बार, तो ये काफी अच्छी इफेक्टिव थेरेपी। हार्मोन थेरेपी इन ब्रेस्ट कैंसर, डिफरेंट टाइप की हार्मोन थेरेपी हम यूज में ले सकते हैं। जस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हार्मोनल थेरेपी। एरोमेटेस इनहिबिटर्स, सेकंड इज सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, थर्ड इज SERDs। तो ये डिफरेंट टाइप की हार्मोनल थेरेपी है जो डिफरेंट टाइप के कार्सिनोमा में यूज में ली जाती है। पेट स्कैन की हम बात करें कि पेट स्कैन क्या है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। इसमें क्या होता है कि ये जानने के लिए कि मेटास्टेसिस कितना हुआ है, कैंसर एक जगह से दूसरी जगह कितना फैला हुआ है, इसमें एक डाई को IV के थ्रू भेजा जाता है, F18 डाई, इसे होता है F18 FDG डाई। तो इसमें पेशेंट जो होता है उसको पेट स्कैन करने से लगभग 6 घंटे पहले भूखा रखा जाता है। भूखा इसलिए रखा जाता है कि उसके शरीर की जितनी भी शुगर है वो सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाए, बॉडी में कहीं भी शुगर दिखाई नहीं दे। क्योंकि ये डाई जो होती है बॉडी में जहां पर भी शुगर होती है वहां पर इंडिकेट करती है। तो इस डाई को भेजा जाता है, ये डाई पूरे शरीर में जाती है, और जहां पर भी ज्यादा शुगर है, एक्चुअली जो कैंसर सेल होती हैं वो शुगर को ज्यादा यूज में लेती हैं, तो जहां जहां पर शुगर
ज्यादा यूज में लिया जाता है कैंसर सेल में, तो वहां पर ये दिखाती है कि यहाँ पर मेटास्टेसिस हो चुका है। एक बहुत हास्यास्पद बात है कि किसी भी हॉल में बहुत सारे लोग हैं, तो हम वहां पर कहेंगे जितने भी लंबे लोग हैं, जितनी भी लंबाई जिनकी ज्यादा है, वो सब आतंकवादी हैं। ये एक हास्यास्पद बात है। इसी तरीके से ये जो जांच है पेट स्कैन काफी महंगी होती है, इसकी कीमत भी 15-20 हज़ार रुपए है, और ये केवल ये बताती है कि कैंसर सेल कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर शुगर ज्यादा है। और प्रैक्टिकली सब देखा भी गया है कि यदि अलग अलग जगह पर पेट स्कैन कराई जाए तो उसके रिजल्ट भी अलग अलग आते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई भी ऐसा टेस्ट ही नहीं है पेट स्कैन के अलावा जो ये देख सके कि मेटास्टेसिस हुआ है नहीं हुआ है। फिर भी ये ऑब्जेक्शनेबल है। इसको कराने के बाद में देखना कि कैंसर कितनी जगह, इसी के आधार पर पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है, कितनी कीमोथेरेपी दी जाएगी, हाई डोज दी जाएगी, संख्या कितनी है उसकी। ट्यूमर क्लासिफिकेशन, ट्यूमर साइज ऑफ ट्यूमर, नोड, लिम्फ नोड्स एंड मेटास्टेसिस। टीएनएम क्वालिफिकेशन हम पढ़ते हैं, इसी के आधार पर T1 T2 T3 नए नोड्स के द्वारा मेटास्टेसिस कहाँ पे हुआ है, कितने स्थानों पर मेटास्टेसिस हुआ है, इस आधार पर टीएनएम क्वालिफिकेशन के आधार पर हम डिसाइड करते हैं ट्रीटमेंट प्लान। अभी अक्टूबर जो महीना होता है वो हम कैंसर के रूप में मनाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के रूप में, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। इस महीने में हम पूरे महीने महिलाओं के बीच में जाते हैं, उनको कैंसर के बारे में बताते हैं, ब्रेस्ट कैंसर किन कारणों से होता है, ब्रेस्ट कैंसर का पता कैसे लगाया जाता है, सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। इसलिए हम इस लेक्चर में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करेंगे। सीटी स्कैन एंड ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ये अभी कुछ केस स्टडीज के बारे में भी हम बात करेंगे। ये आप देख रहे हैं, अभी हम कैंसर मार्कर के बारे में बात कर रहे थे, CA-125 फॉर ब्रेस्ट कैंसर। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 4 से कम है। देखिए, पेशेंट इज फ्री फ्रॉम कैंसर, और हर लगभग हर 3 महीने में हम इस प्रकार के टेस्ट कराते रहते हैं कि पेशेंट फ्री फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। आयुर्वेद में लगातार कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ना इस चीज की तरफ इंडिकेट करता है कि कैंसर के मरीजों को राहत नहीं मिल पा रही है। डिफरेंट टाइप के जो मॉडर्न प्रोसीजर है उनसे कैंसर के मरीजों को राहत नहीं मिल पा रही है, लगातार नुकसान बने हुए हैं, लगातार आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो रही है, और लगातार पेशेंट का जो शरीर है वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। इसलिए लोगों का रुझान लगातार आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो जंक फूड, मिलावटी भोजन, मोबाइल की आदत बन सकता है, तो इस तरह कैंसर लगातार बढ़ रहा है। तो हमें इस तरह पे लगातार काम करना पड़ेगा कि कैंसर के कारण क्या क्या है। यदि हम देखें कि मोबाइल टावर, जगह जगह मोबाइल टावर लगे हुए हैं, भारत सरकार की गाइडलाइन है कि स्कूलों से और हॉस्पिटल से 100 मीटर की दूरी पर मोबाइल टावर लगाए जाएंगे, और लगभग मोबाइल टावर की ऊंचाई जितनी है, यदि किसी मोबाइल टावर की ऊंचाई 20 मीटर है तो आसपास के 30 मीटर, लगभग 1.5 गुना, आसपास के लगभग 30 मीटर में जितने भी लोग रहते हैं उनकी एनओसी ली जाएगी कि यहाँ पर टावर लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। और बहुत सारी रिसर्च ऐसा बताती है कि इन टावर के कारण, बच्चों में लगातार मोबाइल देखने के कारण एक ग्लियोमा, ऑस्टियोग्लियोमा पैदा हो सकता है, मतलब ब्रेन का एक ट्यूमर भी पैदा हो सकता है। और हम देख रहे हैं कि आज बच्चों में लगातार मोबाइल की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। काउंसलिंग पार्ट, बहुत सारे कैंसर के मरीज आते हैं जिनको बहुत सारी समस्या होती है कि मुझे कैंसर क्यों हुआ, मेरा कैंसर कब सही होगा, मैंने कभी बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू नहीं खाया। ऐसी महिला भी हमारे पास है। आई हैव 8 to 10 पेशेंट सफरिंग फ्रॉम माउथ कैंसर। ऐसी महिलाएं जिन्होंने कभी बीड़ी सिगरेट पान मसाला का सेवन नहीं किया, तो ऐसे बहुत सारे उनके पास क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके लिए हमें एक परामर्श और आश्वासन चिकित्सा हमारे पास है, जिसमें मरीजों को मानसिक रूप से प्रबल बनाते हैं कि उन्हें किस प्रकार मजबूत बनाया जाए, और मजबूत बना करके उनके शरीर में इस प्रकार के चेंजेस मैंने खुद ने देखे हैं कि वो कैंसर को खत्म करने की तरफ अग्रसर होते हैं। स्पिरिचुअल पार्ट, आध्यात्मिक चिकित्सा, गीता के लगभग 700 श्लोक है जो 18 अध्याय में है। इसमें हम लगातार देख रहे हैं कि धर्म, ज्ञान योग, कर्म योग के द्वारा बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि मैं कितने दिन मेरे दिन बाकी बचे हुए, मैं कब सही हो जाऊंगा। तो ये कर्मयोग के सिद्धांत पर चलकर, क्योंकि हमारा काम है कि चिकित्सा करना, हम आपकी चिकित्सा करेंगे। कर्मण्यवाधिकारस्ते, हम कर्म करते हैं
और निश्चित रूप से हमें अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो ये जो भगवत गीता है, ये कैंसर के मरीजों को एक मार्ग प्रदान करती है और उनके बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका समाधान करती है। अभी 7 नवंबर को जो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, उसमें हम एक आध्यात्मिक भगवत गीता के द्वारा एक बड़ा कंसेप्ट लेकर के इंदौर में आए और एक बड़ा सेमिनार भी करने जा रहे हैं। ऑफलाइन सेमिनार रहेगा ये, और बहुत सारे इसमें कैंसर के पेशेंट भी रहेंगे, जिसमें कैंसर के पेशेंट को बताया जाएगा कि किस प्रकार भगवत गीता के और आध्यात्म के माध्यम से हम कैंसर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कैंसर वुंड मैनेजमेंट यूनिट, मैं पिछले लगभग 15 साल से कैंसर वुंड्स मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ। डिफरेंट टाइप के पेशेंट जो हैं, डायबिटिक वुंड के, वेरिकोस अल्सर के, बर्जर डिजीज के कैंसर के पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो 10 से 12 हमारे पास डॉक्यूमेंटेड केस ऐसे हैं जहां पर एम्पुटेशन का बोल दिया था, पैर काटने का बोल दिया था, लेकिन डिफरेंट टाइप के जो आयुर्वेद के प्रोसीजर्स होते हैं उनके द्वारा उनके पैरों को बचाया गया। बट कैंसर वुंड मैनेजमेंट इज ए बिग प्रॉब्लम एंड ए चैलेंजिंग प्रॉब्लम फॉर डॉक्टर्स। एक्चुअली कैंसर के पेशेंट को जो घाव बड़ा दिखाई देता है, वो बार बार उसकी इम्यूनिटी को कम करता है, बार बार उसके मोरल को कम करता है। तो आयुर्वेद में जितने प्रोसीजर्स बताए गए हैं उनका आप यूज में करते हैं, जैसे जात्यादि ग्रह से पट्टी करना, उसको विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ है, त्रिफला ग्रंथ है, हरिद्रादि ग्रंथ है, काकुल्यादि ग्रंथ है, विभिन्न प्रकार के क्वाथ से धोना है, धूपन चिकित्सा है। हमारे यहाँ पे रेडिएशन ट्रीटमेंट भी हमने घाव के लिए स्टार्ट किया है। तो इस प्रकार घाव का जो ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत ये हो जाती है कि जब पेशेंट को कीमोथेरेपी या रेडिएशन चलता है, दोनों जो प्रक्रियाएं हैं वो कैंसर के घाव को भरने नहीं देती। कैंसर का घाव भर ही नहीं पाता, क्योंकि कैंसर के घाव के जितने भी हीलिंग टिश्यू बनते हैं वो कीमोथेरेपी से डैमेज होते हैं और इससे पेशेंट लगातार परेशान रहता है। कैंसर वुंड सिमिलरिटी अकॉर्डिंग टू द आचार्य, आप देख रहे हैं गुलर को, तो कैंसर के वुंड्स जो है आचार्य ने असाध्य वर्णों में इसको बताया, वहां पे नाड़ी वर्ण के समान, लगातार पानी बहाने वाले, गूलर के पुष्प के समान, घोड़ी के बगोष्ठ के समान। तो इस प्रकार के बहुत सारे सिम्टम्स बताए गए हैं और मैं सरप्राइज करता हूं कि आचार्य ने लगभग 2500 साल पहले जितने भी साइन और सिम्टम्स अर्बुद के बताए गए थे, आज जो हम पेशेंट में देखते हैं तो लगातार वो हमको दिखाई पड़ते हैं। दिस इज ए केस ऑफ sarcoma, complete healing about the Ayurvedic medicines. A patient of suffering with fibroadenoma. He was operated in Gujarat when patient came to OPD. और ऑपरेट करने के बाद में इसके गले में काफी बड़ा घाव था और आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स के द्वारा लगातार इसको देखा। यू आर सीइंग देन वुंड हीलिंग, बेटर वुंड हीलिंग एंड डिफरेंट टाइप प्रोसीजर्स। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ म्यूकोसा, we are using different Ayurvedic medicine, different Ayurvedic gargles for it, and you are seeing a wonderful change. कीमोथेरेपी के दौरान हमने, यदि मैं कुछ बात करना चाहूंगा कि 1931 में एक थ्योरी आई, वार्बर इफेक्ट। डॉक्टर वार्बर ने एक थ्योरी दी कि ऑक्सीजन की मात्रा जैसे जैसे शरीर में बढ़ती जाती है वैसे वैसे कैंसर सेल खत्म होती जाती है। एक्चुअली कैंसर सेल का डिवीजन इसीलिए ज्यादा होता है एसिडिक माध्यम हो जाने से, और जो ऑक्सीजन होती है वो कैसी होती है, शारीरिक प्रवृत्ति की होती है, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। इसलिए हम मरीजों को कहते हैं कि लगातार जो कैंसर के मरीजों को कि आप अपनी यथाशक्ति अनुसार यदि प्राणायाम करते हैं तो कैंसर सेल का खात्मा होता है। जितनी भी शारीरिक प्रकृति की चीजें प्रयोग में ली जाएंगी, आयुर्वेदिक दवाइयां जमीनों से निकलती हैं, भूमि में पैदा होती हैं, सभी शारीरिक प्रवृत्ति की होती है। गोमूत्र की बात करें, गोमूत्र की पीएच 7.4 से 8.4 होती है, ये भी शारीरिक प्रवृत्ति का होता है। तो जितने भी शारीरिक प्रवृत्ति के द्रव्य काम में लिए जाएंगे वो धीरे धीरे कैंसर को खत्म करेंगे। गौ माता के उत्पाद, गाय के मूत्र को हम कीमोथेरेपी के रूप में मानते हैं। कीमोथेरेपी, कीमो का तात्पर्य यहाँ पर होता है रसायन, रसायन की थेरेपी। तो गोमूत्र का हम प्रयोग करते हैं लगातार। गोमूत्र की पीएच चूंकि एल्कलाई होती है, और गोमूत्र क्या करता है, कफ से संप्राप्ति होती है, कैंसर की जो कफ संप्राप्ति होती है उसको तोड़ने का काम करता है। कफ के कारण जो स्रोतों में अवरुद्ध पैदा हो गया है उनको गोमूत्र दूर करता है, और गोमूत्र अग्नि को बढ़ाता है, अग्नि मांद्य को खत्म करता है। गोमूत्र में और गाय के दूध में स्वर्ण के बहुत सारे कण पाए जाते हैं, जिसके द्वारा रेडिएशन जो निकलता है वो कैंसर सेल को मारने का काम करता है।
यदि हम इसके कंस्टिट्यूशन को देखें कि गोमूत्र में क्या होता है, तो इसमें लगभग 95% वाटर होता है। इसमें कुछ यूरिया, यूरिक एसिड, 24 तरह के साल्ट होते हैं, और इसमें एक प्लांट हार्मोन पाया जाता है, साइटोक्रिस्टिन नाम का प्लांट हार्मोन पाया जाता है, जो कैंसर सेल का एपोप्टोसिस करता है, मतलब कैंसर सेल को मारने का काम करता है। तो गोमूत्र को हम लगातार प्रयोग में लेते हैं, हमारे पूर्वज भी गोमूत्र का प्रयोग करते आते थे, और अनेक प्रकार की कंपनियां भी गोमूत्र बनाती है, और नहीं तो ताजा गाय गोमूत्र दिया जा सकता है। डी एडिक्शन थेरेपी, सबसे ज्यादा कैंसर जो होते हैं वो एल्कोहल, टोबैको, इनके द्वारा ही होते हैं। तो हमारे यहाँ पे डी एडिक्शन थेरेपी भी है, जिसमें हम लगातार नशा मुक्ति के रूप में काम करते हैं, लोगों के बीच में जाता है। और ये तो सतत अभियान है, रोजाना का अभियान है। जितने भी मरीज हमारे पास आते हैं, यदि वो नशा करते हैं तो उनके बारे में हम उनको बताते हैं, जगह जगह कैंप भी लगाते हैं। नशे के विरुद्ध अभियान ये भी होना चाहिए कि हमारे जो रोल मॉडल है, जो बड़े बड़े स्टार हैं, वो नशे के खिलाफ बोलें, नशे के खिलाफ आवाज उठाएं। क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि एक बार यदि कोई व्यक्ति नशा शुरू कर देता है तो उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारी एक प्रायोरिटी ये होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति कम उम्र में नशे को शुरू ना करे, नई पीढ़ी नशे को शुरू ना करे। एक्टिव और पैसिव स्मोकर, यदि आप पैसिव स्मोकर हैं तो भी एक नुकसानदायक है। और बहुत सारे अभी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में एक स्टडी की गई, जिसमें देखा गया कि लंग कार्सिनोमा के पेशेंट ज्यादा मिल रहे हैं, और उसका पीछे एक कारण है कि ये लगातार जो पोल्यूशन है, लगातार जो एयर पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है, और लंग कैंसर के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह हम शहर में जाते हैं, बहुत जगह जाकर के हमें इस तरह के पोस्टर बनाए गए हैं, हमारे डॉक्टर्स की क्लिनिक में जगह जगह हम पोस्टर्स को बताते हैं, और लोगों को नशे से दूर रहने की सीख देते हैं। रिकरेंस, आचार्यों ने भी बताया कि यदि कहीं पर भी अर्बुद में दोष खत्म, थोड़ा सा भी दोष शेष बचा है, यदि कोई भी ट्यूमर थोड़ा सा भी बच जाता है तो उसके रिकरेंस हो सकता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट कोशिश करते हैं, कोई भी ऑपरेटिव प्रोसीजर में पूरा ट्यूमर निकाला जाए, अदरवाइज इट विल बी चेंज इनटू द मेटास्टेसिस। एक केस स्टडी के बारे में डिस्कस करते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल 52-year-old suffering from breast cancer. It was a genetic because her mother was also suffered with same disease in 62-year-old. Patient got a lump in left breast, irregular mass with axillary lymph node in 2021. Patient got biopsy on 7 December 2023 and it was positive, ER-PR positive. अभी हम कैंसर, अभी हम हार्मोनल थेरेपी की बात कर रहे थे, उसमें इस तरीके से आप जब भी रिपोर्ट देखेंगे तो आपको इस तरीके से इंडिकेशन मिलेंगे, एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर. On 13 December 2023, patient was advised for PET scan and it was metastatic breast cancer, breast lump 5.1 into 2.5 centimeter with axillary region metastatic to lungs, bone and liver. मतलब पेशेंट में देखा गया पेट स्कैन में कि जो कैंसर है वो फैल चुका है लंग्स में, बोन में और लिवर में. It was about 4th stage cancer, but patient got chemotherapy and got a big complication. In 2024, patient started Ayurvedic anti-cancer medicine in Government Ashtanga Ayurved College, Indore. And after the combined treatment, patient got a big relief in post-PET CT. हम आगे देखेंगे कि इस जो रिपोर्ट्स हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद में जो पेट स्कैन की रिपोर्ट कराई गई, ऑल आर नॉर्मल. PET CT December 2003. Before Ayurvedic treatment, patient got metastasis in lungs, liver and bones. You are seeing in the report lytic lesion involving D2 vertebra showing increased radio tracer update. मतलब ये कैंसर जो दूसरी जगह फैल चुका था. PET scan report before Ayurvedic treatment, and this is the PET CT report after treatment. You are seeing the impressions. There is no metastatic disease in liver, lungs, and other tissues. This is the Ayurvedic anti-cancer treatment, just like Kachnar, Panchtulsi Ark, different type की medicine, gold preparation, Godan Ark. And you are seeing a CA125 follow-up patient. CA125 is normal, 11, and we repeat every 3 months. Patient is free from disease. And this is published in journal also.
यहाँ के एमजीएम मेडिकल कॉलेज से मिलकर के हमने लगभग घाव के जो ब्रेस्ट कैंसर वुंड पेशेंट जो होते हैं उनके 60% पर हमने क्लिनिकल स्टडी की, जिनमें से 15 पेशेंट जो थी वो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी। तो सिंपली हमने एक जात्यधि घृत का प्रयोग किया, जात्यधि घृत, जाति निम पटोलाम नक्तमाला से पलवा, और हमने देखा कि कैंसर के पेशेंट के जो वुंड हीलिंग में जात्यधि घृत जो होता है इसकी वंडरफुल हीलिंग पाई गई। दिस इज ओजोन थेरेपी यूनिट इन अवर हॉस्पिटल। इसमें ओजोन थेरेपी में क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को एक मशीन के द्वारा ओजोन में चेंज किया जाता है, ऑक्सीजन को ओजोन में चेंज किया जाता है और इसे रेक्टम के थ्रू हम भेजते हैं, और ये ओजोन थेरेपी जो है वो मोलिक्यूल्स में टूट करके अंदर जाती है और धीरे धीरे कैंसर के पेशेंट में ये धीरे धीरे रिड्यूस कर रही है। और अभी हम कुछ पेशेंट में लोकली, एक ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट है जिसका मेटास्टेसिस स्पाइनल कॉर्ड में हो चुका है, अभी हम स्पाइनल कॉर्ड में लोकली इसका प्रयोग कर रहे हैं, पेशेंट इज गेटिंग रिलीफ, दर्द में भी आराम मिल रहा है। तो ओजोन थेरेपी जो है वो एक इंडिया में इसका यूज कम हो रहा है, लेकिन यूरोपियन कंट्री में लगभग 100 साल से इसका प्रयोग होता रहा है। और इसका जो बेसिक फंडा आयुर्वेद में हम देख सकते हैं, शरीर में जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएंगे, चाहे वो प्राणायाम के द्वारा बढ़ाएं, कैंसर सेल का नाश होता है। और इंदौर में प्रदेश का पहला अस्पताल है जहां पर हमने ओजोन थेरेपी शुरू की है, और लगातार हमारे पास मरीज भी आ रहे हैं और उनको दे आर टेकिंग वेरी वेरी गुड रिजल्ट। और इसके जनरल में बहुत सारे पेपर ऑलरेडी पब्लिश भी हो चुके हैं कि कैंसर थेरेपी में यदि ओजोन का प्रयोग किया जाए इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर कैंसर पेशेंट। ब्रेस्ट कैंसर प्रोजेक्ट अंडर द एमपी गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट के अंदर में अभी हम एक ब्रेस्ट कैंसर प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसमें हम 11,500 महिलाओं को लगभग कार्ड बना चुके हैं, एक नारायणी सर्वे कार्ड बनाते हैं। हमारा ये रूटीन प्रोसीजर है, अस्पताल में कोई भी महिला आती है उनको सेल्फ एग्जामिनेशन की जानकारी देते हैं, उनको लेटा करके एक रूम में उनको बताते हैं कि आपको सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, आपके कोई गांठ तो नहीं है, कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके की जानकारी हम महिलाओं को लगातार देते हैं। इस तरह का एक कार्ड बनाते हैं नारायणी सर्वे कार्ड, इसमें महिलाओं का नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। इस कार्ड को लेकर के महिलाएं हर 7 दिन में हमारे पास आती हैं और उनका सेल्फ एग्जामिनेशन करवा सकती है। तो इस तरह मुझे लगता है कि अभी तक 11,500 महिलाओं को तो केवल हम हॉस्पिटल में ही कार्ड बना चुके हैं, और ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन तो लगभग मुझे लगता है कि 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को हो चुका है। 10 रिकॉल मॉडल, इस प्रकार के मॉडल हमारे पास है जिनमें महिलाओं को सेल्फ एग्जामिनेशन करवाते हैं। ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह के जो ब्रेस्ट कैंसर के जो सिम्टम्स हैं उनमें ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन हम करवा चुके हैं, और लगभग 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और हमारा अभी संकल्प ये है कि इंदौर शहर में लगभग 7 लाख घर हैं, हर घर में एक ब्रोशर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसकी तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं, और ये हमारा जो छोटा सा प्रयास है इंदौर से निकल करके ये मध्य प्रदेश में और देश के दूसरे राज्यों में भी जाएगा, और इस भयंकर बीमारी से जो महिलाओं में सबसे ज्यादा पाई जाती है इससे हम राहत पा सकेंगे। महिलाओं में कैंसर के लक्षण, इस प्रकार के बड़े बड़े ब्रोशर हॉस्पिटल में भी हैं और क्लिनिक्स पर भी इन्होंने पहुंचाए हैं, शहर के अन्य भागों में भी लगवाए हैं, जिनमें महिलाओं के जो लक्षण है, ताकि महिलाएं इसको पढ़े और इस प्रकार के कैंसर की जानकारी उनको मिल सके। इस तरह के कार्यक्रम लगातार करते हैं। कैंसर से मरीज जो सही हो चुके हैं उनके प्रोत्साहन के लिए, उनका सम्मान करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें शहर के हमारे जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, ऑन्कोलॉजिस्ट उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम करने का एक फायदा ये मिलता है कि जितने भी कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको प्रेरणा मिलती है, उनको सही होने का जज्बा मिलता है कि हाँ हम भी इस बीमारी से सही होंगे, हम भी ये सम्मान प्राप्त करेंगे, और दूसरे जो कैंसर के मरीज हैं उनके लिए भी हम एक उदाहरण बनेंगे, और इसके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। ये पेशेंट है जो हेपेटाइटिस कार्सिनोमा के पेशेंट है, और ये कवि हैं, ये कविता लिखते हैं, और मैं जब इनसे मिला तो मैंने इनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं जीवन में, तो इन्होंने कहा सर मैं आखिरी जीवन, क्योंकि उनके डॉक्टर जो ऑन्कोलॉजिस्ट था उन्होंने उनको 3 महीने का समय दिया था, तो वो चाहते थे कि मैंने जो कविताएं लिखी हैं उनकी एक किताब छपवाई जाए। मैंने कुछ प्रयास किए कुछ मित्रों के साथ, और हमने इनकी बुक पब्लिश करवाई, और पेशेंट वाज वेरी हैप्पी। और आप सरप्राइज करेंगे कि ये पेशेंट लगभग 3.5 साल तक जीवित रहा हेपेटिक कार्सिनोमा से। तो यदि पेशेंट के कोई उद्देश्य हो, पेशेंट के कोई काम करने का संकल्प हो, और यदि उस कार्य में हम उसकी मदद करते हैं, तो पेशेंट का जो लाइफ स्पैन है निश्चित रूप से उसको बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक हिस्सा, पेशेंट को मीठा नहीं खाना है, ठंडी चीजों से परहेज करना है, खटाई नहीं खाना है,
गेहूं की मात्रा कम करना है, मोटे अनाज पे ध्यान देना है। तो एक आहार चिकित्सा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। मरीज जब भी आता तो यही पूछता है, सर मुझे क्या खाना है, कौन सा जूस लेना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, क्या मुझे इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है। तो ऐसे बहुत सारे उसके सवाल होते हैं। तो इसके लिए हमने एक आहार चिकित्सा इकाई बनाई हुई है, जिसमें पेशेंट को लगातार इसकी जानकारी हम देते हैं। कारुण्य प्रोजेक्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल आयुष मिशन, भारत सरकार का प्रोजेक्ट है कारुण्य, जिसमें अभी हम मध्य प्रदेश के पूरे जिलों में जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कैंसर के लिए आयुर्वेद क्या कर सकता है, इसके लिए हम प्लान करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आयुर्वेद के माध्यम से हम कैंसर पर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट के लिए सभी को, पूरे आयुर्वेद चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी है कि 55 जिलों में आयुर्वेद के माध्यम से हम कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। और आयुर्वेद के माध्यम से ही हम आयुर्वेद के डिफरेंट टाइप की जो मॉडलिटीज हैं उनके माध्यम से हम कैंसर को खत्म करने का प्रयास भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे आयुर्वेद समाज को इसके लिए 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस के दिन सभी को शुभकामनाएं दी। गाय के घी से बनी दवाइयां, यदि हमारे पास हम देखते हैं कि अभी बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं हमारे पास जिनमें रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से पहले हम गाय के घी का प्रयोग करते हैं। गाय का घी जो होता है लैंसिड होता है, और इसमें डिफरेंट टाइप की जो पित्त शामक दवाई है, जिसमें हम आंवला भी ले सकते हैं, गिलोय भी लेते हैं, हल्दी भी लेते हैं, डिफरेंट टाइप की मेडिसिन को लेते हैं। तो इसमें जो रेडिएशन और कीमोथेरेपी से जो उपद्रव होते हैं वो नहीं होते हैं। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इस पर एक काम करने की आवश्यकता है। और एक छत के नीचे, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि एक छत के नीचे सारे इलाज शुरू हों, और वो दिन दूर भी नहीं है जब कैंसर के मरीजों को स्वस्थ रखने के लिए हम एक छत के नीचे हम सभी चिकित्सा पद्धतियों के डॉक्टर्स मिलकर काम करेंगे। महिलाओं में सबसे ज्यादा पाई जाने वाला कैंसर 39% है, और इसके बारे में हम कुछ आगे भी बात करेंगे। सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, महिलाओं में सबसे ज्यादा पाई जाने वाला है कैंसर है जो सबसे ज्यादा मृत्यु का कारण बन रहा है। 5 से 10% जो केसेज हैं वो जेनेटिक टाइप के हैं। हमारे पास ऐसी कम से कम 6 से 7 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी मदर को कैंसर हुआ था एंड दे वांट आयुर्वेदिक मेडिसिन। वो आयुर्वेदिक दवाइयां चाहती हैं जिससे उन्हें कैंसर ना हो। तो कैंसर के द्वारा जो जीनोम, जो आचार्य सुश्रुत ने जो भाव बताए गए हैं, 6 प्रकार के भाव बताए गए हैं, रजस, सात्म, आत्म, उनमें कहीं ना कहीं जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की छवि दिखाई देती है। और उन ऐसी महिलाओं को जिनको कैंसर नहीं हुआ है उनको हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ऐसी दवाइयां दे रहे हैं जो जेनेटिक स्तर पर काम करती हैं, और ऐसी महिलाओं को कैंसर से बचाया जा सकता है। दिस इज द एनाटॉमिकल साइट ऑफ ब्रेस्ट। क्योंकि हमारे पास मुझे लगता है समय की कमी है, इसलिए कुछ स्लाइड्स को आप देखते चलिएगा, मैं आपको बताते चलूंगा। टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, रेक्टल कार्सिनोमा, लोबुलर कार्सिनोमा, अदर ब्रेस्ट टिश्यू। अभी आजकल हम देखते हैं कि यंग जो 16, 17, 18 साल की जो बच्चियां होती हैं उनमें फाइब्रोडिनोमा पाया जाता है। इट इज नॉट कैंसर, इट इज जस्ट बिनाइन कैंसर एंड वी कैन यूज आयुर्वेदिक मेडिसिन। पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेस्ट लंप, सभी तरह के कैंसर नहीं हो सकते। बहुत सारी गांठें ऐसी होती हैं जो कैंसर नहीं होती है, जैसे गैलेक्टोसील, इंजरी, इन्फ्लेमेशन। सबसे ज्यादा कैंसर जो होते हैं ब्रेस्ट में वो पाए जाते हैं अपर आउटर साइड में 25%। दिस इज द मेटास्टेसिस साइड ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में जो मेटासिस होता है मोस्टली मेटासिस लंग्स में, लीवर में और ब्रेन में होता है, क्योंकि इनकी लिम्फेटिक चेन है वो इसी तरफ साइड की। एक महिला को कैंसर होने के बाद में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है? सोशल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल। सभी महिलाएं रिस्क पर हैं, इसलिए महिलाओं को सेल्फ एग्जामिनेशन की जानकारी देना चाहिए। 20 साल के बाद में प्रत्येक 3 साल में, और 40 साल के बाद में प्रत्येक वर्ष एक मेमोग्राम करवाना चाहिए। किन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज्यादा है? जिनकी कम उम्र में पीरियड स्टार्ट हुए हैं, अधिक उम्र तक पीरियड चलते हैं, जिनकी शादी लेट हुई है, जिनके बच्चे लेट हुए हैं, जो एल्कोहल का, सिगरेट का यूज करती है। इस तरह के डिफरेंट टाइप के कॉजेज हैं जिनके द्वारा ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ओबिसिटी, मोटापा। मेनोपॉज के बाद में जो फैट सेल होती है वो एस्ट्रोजन ज्यादा बनाती है, और अभी हमने देखा एस्ट्रोजन रिसेप्टर, एस्ट्रोजन यदि ज्यादा होता है तो कैंसर सेल ज्यादा बढ़ाने में कारगर होता है, इसलिए मोटापा।
अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभियान चल रहा है मोटापा, यदि मोटापे पर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत सारी बीमारियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। साइन एंड सिम्टम्स: lump in the breast, nipple discharge, change in breast size, nipple skin change and breast structure। ये कुछ साइन और सिम्टम्स है ब्रेस्ट कैंसर में जिनको देख करके पता लगाया जा सकता है कि कैंसर होने की संभावना कितनी है। ब्रेस्ट सेल एग्जामिनेशन, आउटर टू इनर क्लॉकवाइज। फिगर अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, किस उम्र में ज्यादा होने की संभावना है? आप देख रहे हैं लगभग 45 साल की उम्र में कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। जो फैट का ज्यादा यूज करती हैं उनमें होने की संभावना ज्यादा है। नेक्स्ट, व्हाट कैन वी डू? हम क्या कर सकते हैं कैंसर के लिए? कैंसर एक थ्रेटेन डिजीज है, तो इसका जल्दी से जल्दी पता लगना आवश्यकता है और इसके लिए हमें जागरूकता की आवश्यकता पड़ेगी। लगातार इस प्रकार के सेमिनार करना, लोगों के बीच में जाना, मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में जाना। मीडिया एक सशक्त माध्यम है, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों के बीच में जाना। अभी एक हमने आयुर्वेदिक कैंसर फाउंडेशन लगभग 2019 से काम कर रहा है, जिसमें डिफरेंट टाइप के जो कैंसर के मरीज है उनकी विभिन्न स्तरों पर हम सहायता करते हैं। इस तरह के जो पोस्टर्स हैं, बड़े बड़े ब्रोशर शहर में लगवाए हुए हैं। लगातार कैंसर की महिलाओं के बीच में पहुंचते हैं, महिलाओं से 1 to 1 टॉक करते हैं कि महिलाओं को क्या दिक्कत है, उनके जो क्वेश्चन है उनके आंसर देना। महिलाओं से 1 to 1 बात करना कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। कच्ची बस्तियों में जाना जहाँ पर लगातार नशा मुक्ति का काम चल रहा है हमारे द्वारा। हमारी जो यंग गर्ल्स हैं उनके पास स्कूलों में जाना, उनको बताना, फाइब्रोएडेनोमा के बारे में बताना। लगातार कॉलेज में और कॉलेज के बाहर में इस तरह के सेमिनार आयोजित करवाना, महिलाओं को चेक करना। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सशक्त महिला अभियान है, जहाँ पर हमें बहुत सारी महिलाएं मिलती हैं, वहां पे लगातार हम जाते हैं और महिलाओं को इसके बारे में बताते हैं। लगातार मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लोगों के बीच में जाना। ये जम्मू में भी मैं एक बार लेक्चर देने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोग नशा का ज्यादा सेवन करते हैं। एलोपैथिक अस्पतालों में भी जाना, जहां पर बताना कि कैंसर के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाए। लगातार जनप्रतिनिधियों के बीच में जाना। आप सुमित्रा महाजन जी है, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष है और हमारे इंदौर की पूर्व सांसद रही हैं। एक्चुअली हमारी जो पॉलिसी मेकर्स है, जो जनप्रतिनिधि है, उनके बीच में जाना और बताना कि आयुर्वेदिक मेडिसिन आर वेरी बेनिफिशियल इन कैंसर। तो इस तरह की जो पॉलिसी बनती है उनमें हमें काफी बजट मिलने की संभावना होती है। टाइम की कमी है इसलिए मैं स्लाइड बढ़ाता जाऊंगा, आप इसको स्लाइड को देखते जाएं। इस तरह के ब्रोशर लगातार बढ़वाना, लगातार इस प्रकार की रैली के माध्यम से लोगों के बीच में जाना। डिफरेंट टाइप की जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो हमें हमारे सारे आयुर्वेदिक चिकित्सक देश के विभिन्न भागों में यूज करते हैं। एक जात्यधिकृत की स्टडी है जो हमने कैंसर वुंड हीलिंग में की थी, यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल के साथ मिलकर गए, और कैंसर वुंड में इसके अल्टीमेट रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ। यहाँ के जो गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल है उससे हमें अनुमति मिली। जात्यधिकृत प्रिपेयर्ड इन फार्मेसी। These are the clinical study. These are some cancer case studies of cancer patients. ट्रीटमेंट प्लान। ब्रेस्ट कैंसर में डिफरेंट टाइप के जो मेडिसिन को यूज में लिया गया है। हमारे जो नए डॉक्टर्स आते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो कैंसर के पेशेंट को किस प्रकार चेक करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बीएमएस करने के बाद में वो अपनी डिस्पेंसरी में जाएंगे। केस 1 प्री थेरेपी, जात्यधिकृत यूज करने से पहले की थेरेपी एंड पोस्ट थेरेपी। दिस इज द वंडरफुल हीलिंग ऑफ ए ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। केस 2, a wonderful healing of sarcoma patient. दिस इज अ कैंसरस वुंड हीलिंग, इसको मैं सेल कार्सिनोमा। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। हम ब्रेस्ट कैंसर की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये अक्टूबर जो महीना है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है।
इसमें हम जगह जगह लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। जाते जी करके कुछ कंक्लूजन थे कि पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस में काफी अच्छा काम करता है एंड वी विल डू बेटर इन फ्यूचर, फ्यूचर इज बेटर। हम आगे भी कैंसर के मरीजों के लिए लगातार काम करते रहेंगे। और हमें सबसे बड़ी बात ये, मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि कैंसर में जागरूकता बहुत आवश्यक है। अभी हम देखते हैं कि लोग प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाते हैं। मैं लगभग 3 साल से प्लास्टिक के कप में चाय पीना बंद कर चुका हूँ, क्योंकि प्लास्टिक के कप में एक बिस्फेनॉल ए नाम का तत्व होता है जो कैंसर का कारण है। अभी हम देखते हैं कि अखबार में लोग समोसे, कचौरी, पूरे अखबार में खाते हैं। अखबार की जो स्याही होती है उसमें एक आइसोब्यूटाइल फटालेट नाम का तत्व होता है जो कैंसर का कारण बनता है। त्योहारों पर हम देखते हैं कि जो मिठाइयाँ होती है वो कलर्ड होती हैं, उनमें मेटालिन सेफोलाइट नाम का एक तत्व डाला जाता है जो कैंसर का कारण बनता है। नमक की मात्रा कम करना चाहिए, 5 ग्राम नमक ही खाना चाहिए। प्रोसेस फूड कम करें, जिसमें अचार है, नमकीन है, क्योंकि लगातार हम तेज नमक वाले खाने से मुंह का कैंसर, आहार नली का कैंसर और पेट का कैंसर हो सकता है। लहसुन का प्रयोग अधिक करें, क्योंकि लहसुन में एक एलिसिन नाम का तत्व होता है और लहसुन की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती है कि गंधक को जमीन से लेती हैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये सब्जियां जो है इनका ज्यादा प्रयोग करें। हम अदरक का प्रयोग करते हैं, जिंगरोल और जिगोरॉन नाम का 2 तत्व उसमें पाए जाते हैं। काली मिर्च का प्रयोग करते हैं, काली मिर्च में पाइपरीन होता है जो एंटी कैंसरस है। तो ये बहुत सारी चीजों का हम प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी का प्रयोग तो पूरे देश में किया जाता है इसके लिए। श्री चित्रा तिरुवनंतपुरम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एक कंबाइंड स्टडी हुई, जिसमें देखा कि हल्दी जो होती है कैंसर में काम करती है। स्वर्ण भस्म का प्रयोग हम करते हैं। CGRI और वहाँ की जो एथिकल कमेटी, दोनों ने मिलकर देखा कि रेक्टल कैंसर में स्वर्ण भस्म का काफी अच्छा प्रयोग है। स्वर्ण भस्म, विषगर वैद्युतिक प्रशमन, लेखन, इन सब पे काम करती है, क्योंकि इसका जो रस होता है वो कषाय तिक्त मधुर रस है, एक श्रोत शोधन में काम करता है। इसका वीरी सिद्ध है, गुरु इसका लक्षण है, तो इसमें स्वर्ण भस्म काम करती है। अरंड की बात करें, अरंड भी कफ के शोधन का काम करता है। अरंड में एक रिसिन नाम का एक स्ट्रॉन्ग पॉइजन होता है जो लिम्फोमा में काम करता है। टेक्सास यूनिवर्सिटी में लगभग 250 मरीजों में इसका प्रयोग किया गया और देखा कि वो लिम्फोमा धीरे धीरे खत्म होता गया। सदाबहार जो 12 मासी होता है उसका हम प्रयोग करते हैं लगातार। उसमें विमक्रिस्टिन और विमब्लास्टिन नाम के 2 एंटी कैंसर तत्व होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के सबसे ज्यादा जो प्रयोग में ली जाती है दवाई, वो एक टेक्सोल नाम का एक प्लांट होता है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, उसके प्लांट से लिया जाता है। तो एक कर्नाटक में प्लांट पाया जाता है मोडुसोपू, उसकी क्लिनिकल स्टडी देखी गई। कैपेसिटामाइन ब्रेस्ट कैंसर में ड्रग काम में ली जाती है, कीमोथेरेपी। तो देखा गया कि कैपेसिटामाइन से ज्यादा इफेक्टिव है। और आज ही एक पेपर में, नई दुनिया के पेपर में कहा कि बनारस में एक स्टडी की गई है, तो कैंसर की जो कीमोथेरेपी ड्रग है सिस्प्लेटिन, उसमें ये देखा गया कि हमारे यहाँ पर एक घास की एक प्रजाति है, तो उसमें जो फंगस होती है, यदि उसके साथ इसको दिया जाए सिस्प्लेटिन को, तो ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरे आयुर्वेदिक ग्रंथों में जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, उनका कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक दवाइयों में हम प्रयोग में लाते ही हैं और उससे मरीजों को फायदा होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको वैज्ञानिक स्तर पर, वैज्ञानिक मापदंडों पर खरा उतरने की आवश्यकता है। धीरे धीरे प्रयास हो रहे हैं और लगातार काम भी हो रहे हैं और आने वाला समय बेहतर है। आने वाले जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो लगातार यदि इस पर काम करेंगे तो कैंसर जैसी बीमारी पर हम विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। दोबारा मैं विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी कार्यकारिणी के, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी, सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे माध्यम बनाया। सभी सीनियर्स को प्रणाम करता हूं इस मंच से कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और एक बार दोबारा भगवान धन्वंतरि के चरणों में नमन करता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि इस भयंकर असाध्य बीमारी के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। जय आयुर्वेद, जय भारत। बहुत बढ़िया अखिलेश जी, आपका इतना वाइड एक्सपोजर है, आपने सारे पक्षों को सबके सामने रखा है। निश्चित रूप से बहुत सी चीजें ऐसी हैं शायद हम में से बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, और सामान्यतः जो फील्ड में काम कर रहे हैं हम सामान्य चिकित्सा तो कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कैंसर एक बहुत ही भयानक स्वरूप को हासिल कर चुका है। संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में, और दूसरा चिकित्सा उपलब्ध नहीं है, आधुनिक के पास भी पूरी तरह से चिकित्सा उपलब्ध नहीं है, तो अगर आयुर्वेद एक माध्यम बन सकता है जैसा आपका परसेप्शन है, तो निश्चित रूप से हम इस देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा योगदान दे पाएंगे।
तो आप जिस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं उसमें एक से एक हाथ मिलाकर के सब लोग जब आगे बढ़ेंगे, एक मुहिम बनेगी, एक चेन बनेगी, तो हम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका जो मूर्त रूप है कैंसर की चिकित्सा का, वो हम दे पाने में सफल हों, ऐसी हमारी आशा है। निश्चित रूप से हम जो है सकारात्मक हैं इस मामले में। आपके प्रयास की सराहना है और आप लगातार इसी प्रकार से कार्य करते रहें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो मैं आशा करता हूं यदि किसी के कोई क्वेरीज हो तो वो अपने हैंड्स रेज कर सकता है। एक संगीता भुट्टे जी हैं। संगीता भुट्टे जी, अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपके पास एक रिक्वेस्ट गई है, आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेस करके क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप अपने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करिए। संगीता भटनागर जी, आपके पास भी रिक्वेस्ट गई है। आप अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे या फिर आप चैट बॉक्स में जाकर के अपना मैसेज भी सेंड कर सकते हैं हमको। अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, सबके पास रिक्वेस्ट जा रही है। विजय भास्कर व्यास जी, जेके जी, विनोद गर्ग जी, आपके पास भी रिक्वेस्ट गई है। आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें या फिर चैट बॉक्स में जाकर के मैसेज आपका क्वेश्चन डाल सकते हैं। कृपया जल्दी करेंगे, क्वेश्चन डालेंगे तो हम इधर से भी आपका सवाल पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स ओपन है। आप अगर बात जुड़ नहीं पा रहे हैं तो अपना प्रश्न चैट बॉक्स में डालें। आपको जिन लोगों ने भी रेज किए हैं उनके सबके पास रिक्वेस्ट जा चुकी है। और अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, आप अपनी चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी को मैसेज कर सकते हैं। सर ओपन भी किया जा सकता है कि सभी को ऑडियो, सभी का ओपन हैं? सभी का ऑडियो ओपन भी किया हाँ, जा ये सकता भी है कर सक ये भी कर सकते हैं। मैं एक ताकि काम जो करता भी हूँ, डॉक्टर्स डिस्कस करना चाहें उनको कंट्रीब्यूट देता हूँ एक बार। ओपन सेशन। एक मिनट संगीत, हाँ वो एक्चुअली इसमें उस तरीके से नहीं है ना। संगीता भुट्टे जी को मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, लेकिन उनको भेजा हुआ है, रिक्वेस्ट गया हुआ है, मेरे कंट्रीब्यूटर का नहीं बन पा रहे हैं। आपके पास रिक्वेस्ट गई है मैडम? नहीं तो चैट बॉक्स में आपका मैसेज डालिए। प्लीज सेंड योर मैसेज इन चैट बॉक्स। देखिए, मैंने मैसेज भी डाला है, सेंड योर मैसेज इन चैट बॉक्स मैंने डाला है, आप भी डाल सकते हैं इसमें। नहीं तो आप, कोई बात नहीं सर, मेरे से फोन के माध्यम से बात कर सकते हैं, सभी हाँ के पास हाँ फोन हाँ नहीं हाँ होंगे। हाँ 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 हाँ, ये भी कर सकते हैं। मैंने रिक्वेस्ट सबको भेजी है, लाइक पार्टिसिपेट किया है सभी को, आई थिंक जितने सर भी सभी लोगों। देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, हम्म। नोबडी कैन टॉक विद यू। हाँ नहीं, हाँ वही वही नहीं, नहीं, जैसे आपको रिक्वेस्ट भेजी थी, आप ज्वाइन हुए, वैसे ही इनको भी रिक्वेस्ट भेजिए, ये जुड़ सकते हैं। पर पता नहीं क्या टेक्निकल इशू आ रही है। वो तरीका तो एक ही है, उसी तरीके से आप भी जुड़े हैं। बॉस भाई मैंने साहब तो आप मोबाइल से होंगे ये लोग, बॉस की बात मैंने हाँ तो तुरंत मान ली थी। मोबाइल से जुड़े हुए होंगे लोग। हाँ, ये भी हो सकता है। तो मैसेज तो कर सकते हैं मोबाइल से। हाँ हाँ, मोबाइल में मैसेज का ऑप्शन है। एक मिनट। तो कोई बात नहीं, या तो फिर कोई ऐसा सर का नंबर नोट करवा देते हैं। एक बार सर से बात करना चाहेंगे तो व्यक्तिशा भी क्वेरीज को रेस कर सकते हैं अपन सर के पास में।
सर का नंबर सर आप एक बार आपका नंबर आप बोल दीजिए ना प्लीज। 903 आप एक बार नोट कर लें, मैं ग्रुप में इसमें भी डाल रहा हूँ। 903 935 935 8305। 8305। इस मेरा नंबर मिलना वैसे सर बहुत आसान है। हाँ, वो तो वैसे भी आसान है, पर मैं इसमें भी डाल दूं, वो तो है ही है, मिल ही जाएगा। जी सर। हाँ, चलिए तो कोई बात नहीं। एक मिनट, क्या चक्कर है। विनोद जी, विनोद जी जुड़े हुए हैं क्या? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है, कोई प्रश्न होंगे तो वो, या नंबर हमने डाल ही दिया है तो व्यक्तिशः संपर्क कर लेंगे। हालांकि उसका लाभ सभी को होता है, ये ज्यादा अच्छा रहता, पर चलिए जी कोई सर, बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, जी सर। तो आगे आगे बढ़ाएं। अगर अपने में से किसी का और सवाल तो वो पूछ सकता है, जो लोग जुड़े हुए हैं तो वो पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर आगे अपन कार्यक्रम को बढ़ाएं। ठीक है ना सर? थैंक यू पायल जी। अखिलेश सर। हाँ सर, जी थैंक यू जी। अखिलेश सर, आपका लेक्चर काफी नॉलेजफुल रहा। तो अब मैं कार्यक्रम के आगे क्लोजिंग रिमार्क व वॉट फॉर थैंक्स के लिए प्रोफेसर ऋतुराज मैम को आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर ऋतुराज मैम। Thank you, Payal. First of all, respected Vishwa Ayurved Parishad National President Dr. Govind Sahai Shukla sir, Vice Chancellor, Rajasthan Ayurved University Jodhpur, Professor Mahesh Vyas sir, Professor Yogesh Chandra Mishra sir, Anil Shukla sir, and Kishore Lal Sharma sir. Moreover, Rajasthan Executive Committee President Dr. Rakesh Kumar Sharma sir, Niranjan Gautam sir, Vinod Gautam sir, Kamlesh Kumar Sharma sir, and Shikshak Prakosh Prabhari, Dr. Surendra Gautam sir, and Sudesh Bambu. Thank you so much. All the respected dignitaries, esteemed speaker, and dear participants. I, Dr. Rituraj Sharma, Principal Shekhawati Ayurved Medical College, Pilani, on behalf of Vishwa Ayurved Parishad, Shikshak Prakost, I extend my heartfelt gratitude and thank to all who contributed to the grand success of today's online evidence-based lecture series, Anubhut Chikitsa Vyakhyan Mala. We are deeply honored to have had Professor Akhilesh Bhargav sir, Head of the Department of Amla Tantra, in charge Ayurved Cancer Unit and Ojan Therapy Unit, Government Ashtang Ayurveda College, as our eminent speaker today. Sir, your motivational lecture on cancer awareness